नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से 16 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक है यह है जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022। देखिए, ये जो कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज हुई है इसका पहले उद्देश्य समझ लेते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा सेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है उसमें जल मार्गों का विकास हो और साथ ही साथ वहाँ पर मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा मिले, इस चीज़ को ध्यान में रखकर इस कॉन्क्लेव का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। आइए समझते हैं। देखिए, इसका आयोजन किसने किया है? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किया है। कहाँ पर किया है? डिब्रूगढ़ और असम में। कब से कब तक? 11 से 12 अप्रैल में किया गया था। इस कॉन्क्लेव के अगर उद्योग भागीदार की बात करें तो वो था फिक्की, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, फेडरेशन ऑन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि अगर इंडस्ट्रियल पार्टनर की बात करें तो वो फिक्की था। ये देखिए, असम का एक मैप यहाँ पर दिखाया गया है और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये डिब्रूगढ़ की लोकेशन है और यहीं पे इस कॉन्क्लेव का जो है ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। कुछ क्या है ना, जो हमारे राज्य होते हैं उनकी जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, अगर उनके नाम न्यूज़ में आते हैं तो उनको मैप में देख लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चंस को हल करने में या फिर यूपीएससी जब इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है कि इस सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए क्या एक रास्ता हो सकता है या कितने राज्य बीच, कितने जिले जो है बीच में पड़ते हैं, उस तरह के प्रश्नों को हल करने में हमें सुविधा हो जाती है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा डिब्रूगढ़ कहाँ पर है। अब इसके बाद बात करते हैं कि देखिए इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का और साथ में डोमेस्टिक लेवल का क्या एक जल मार्ग पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, यानी कि वहाँ पर जो एक जल मार्ग पारिस्थितिकी तंत्र बन सकता है उसकी जो क्षमता है उसको दोहन करना, इस पर ध्यान केंद्रित करना। और एक अन्य उद्देश्य है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए मल्टी मॉडल जो परियोजनाएं हैं उनको फास्ट ट्रैक भी करना, जिससे क्या हो, व्यापार के अवसर बढ़े, आर्थिक गतिविधियां और ज़्यादा हो और साथ में रोजगार का सृजन भी बढ़ाया जा सके। इसके अलावा देखिए, जो गुवाहाटी विश्वविद्यालय है और साथ में IWAI है। अब हम देख लेते हैं गुवाहाटी की लोकेशन कहाँ पे है। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कामरूप के साथ ये गुवाहाटी की लोकेशन है, दिसपुर यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो गुवाहाटी की लोकेशन देख ली। तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय और जो हमारा IWAI है उन्होंने अंतर्देशीय जल मार्गों पर अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उनके साथ साथ उस पर विकास करने के लिए और निवेश और परामर्श के लिए क्या है, एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इतना बस ध्यान रखिएगा। तो इस टॉपिक से कोई प्रश्न बनेगा तो आप कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि डिब्रूगढ़ न्यूज़ में था तो जो हमारा डिब्रूगढ़ सखोवा नेशनल पार्क है वो भी यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। चीज़ों को इसी तरह लिंक करके पढ़ेंगे तो प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हिमाचल दिवस। अभी देखिए, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या है, हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ था। यहाँ पर देखिए, हिमाचल का एक मैप दिखाया हुआ है मैंने। आप देखेंगे ये कुल्लू है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो मंडी है, ये हमीरपुर है, यहाँ पर देखिए धर्मशाला आता है, इसके अलावा देखेंगे चंबा आता है, ये आपका बिलासपुर आता है और ये देखिए शिमला है, सोलन है, नाहन है। ठीक है, तो एक तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि देखिए स्वतंत्रता के बाद जो हिमाचल की स्थिति थी वो क्या थी। तो देखिए, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में किया गया था। देखिए, जो ब्रिटिश भारत था उसमें कुछ प्रांत क्या होते थे, सीधे मुख्य आयुक्त के द्वारा गवर्न किए जाते थे। कुछ देखिए गवर्नर जनरल के अधीन रहते थे, कुछ गवर्नर के अधीन रहते थे, तो उनका एक अपना जो है प्रशासनिक ढांचा था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया वो मुख्य आयुक्त के एक प्रांत के रूप में किया गया और फिर 25 जनवरी 1950 को हिमाचल को गैर श्रेणी का राज्य बनाया गया। अब आपका काम ये है कि आप पॉलिटी की बुक जो है उठाइएगा, उसमें देखिएगा कि आज़ादी के बाद जो राज्य थे उनको किस तरीके से जो है आप कह सकते हैं अलग अलग विभाजित करके रखा गया था। जैसे क ख ग कुछ श्रेणियाँ बनाई गई थी, ठीक है, फिर कैसे उन श्रेणियों को मर्ज किया गया और कैसे जो है पुनर्गठन हुआ है देश के सभी राज्यों का। ये आपका स्टैटिक का पोर्शन है, इसको वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो हमें पता चल गया शुरू में क्या है, एक ग श्रेणी का राज्य था। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को ये
केंद्र शासित प्रदेश जो है घोषित किया गया, इसको जो है यूटी बनाया दिया गया। 1966 में देखिए पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया। पंजाब के जो मैदानी इलाके थे वो हरियाणा को दे दिए गए थे आगे चलकर, और बाकी जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया था वो पंजाब के पास रहा था, जो पहाड़ी एरिया थे वो हिमाचल को देखिए दे दिए गए थे। अब बात करें 18 दिसंबर 1970 की, तो संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम को पारित किया और 25 जनवरी 1971 को हिमालय प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और भारत का 18वां राज्य बना। कब बना? 1971 को एक कंप्लीट, एक पूर्ण स्टेट के रूप में ये आया और 18वां राज्य देखिए ये भारत का बन गया। अब देखिए हम हिमाचल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। हिमाचल, हिम का आंचल, इसका मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये 55,673 वर्ग किलोमीटर है। हिमाचल की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी और संस्कृत है। हिमाचल प्रदेश के देखिए उत्तरी भाग में, ठीक है, क्या आता है, ये देखिए हमारे इंडिया के उत्तरी भाग में, और इसके उत्तर में क्या आता है, जम्मू कश्मीर आता है। यानी कि अगर ये हिमाचल की एक लोकेशन में बताऊं तो अगर हम उत्तर की बात करें तो यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर आता है। अगर हम इसके पश्चिम की बात करें तो देखिए पंजाब आता है, ठीक है। अगर दक्षिण पश्चिम ये वाले एरिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए हरियाणा आता है, ठीक है। अगर हम दक्षिण पूर्व की बात करें ये वाला एरिया तो देखिए उत्तराखंड आता है, ठीक है। और अगर हम पूर्व की बात करें तो तिब्बत यानी कि चीन आता है। इसी तरीके से एक रफ डायग्राम बनाकर और उसके उत्तर पश्चिम या फिर पूर्व दक्षिण जो भी है, चारों डायरेक्शंस में आप देखा कीजिए कौन कौन सी जो है स्टेट या कोई कंट्री इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है, तो चीज़ें आपको याद रहेंगी और प्रश्न का जो है उत्तर देना आसान रहेगा, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। तो इंटरनेशनल बॉर्डर इससे मिलता है किसका? चीन का, तिब्बत के रूप में। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है काम सिस्टम, CALM। इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखिए, कानिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉइटर एम्यूनिशन सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। पहले एक आसान भाषा में समझते हैं, फिर हम अपनी डिटेल में जाएंगे। देखिए, ये एक प्री लोडेड कैनिस्टर होता है। प्री लोडेड कैनिस्टर मतलब कि जितनी भी ज़रूरतें किसी चीज़ को टारगेट करने के लिए चाहिए होती हैं वो सारी की सारी इसमें पहले से प्री लोडेड रहती हैं, और बाद में इसको बस एक इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है और ये जो है तुरंत अपने टारगेट पर अटैक कर देता है। प्री लोडेड का मतलब ही है कि सारी चीज़ें ऑलरेडी लोडेड है, चाहे वो कोड वगैरह हो, चाहे वो जो है आपका पेलोड हो, कुछ भी हो, और ये जो है तैयार रहता है एकदम, आप कह सकते हैं एक्टिव पोजीशन में रहता है। जैसे ही इसको फाइनल इंस्ट्रक्शन मिलता है तो ये एक्टिवेट होकर अपने टारगेट पर जो है अटैक कर देता है। अभी जो है हमारी जो आर्मी है उन्होंने बोला है कि उनको जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए क्योंकि वो इसको परचेज़ करना चाहते हैं। अब देखिए हमारी आर्मी इसका कहाँ कहाँ यूज़ करेगी हम बाद में समझते हैं, पहले हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या है, ये सिस्टम एक प्री लोडेड कैनिस्टर है, मैंने आपको समझाया। इसमें ड्रोन या फिर लॉइटर म्यूनिशन शामिल जो है होता है। लॉइटर म्यूनिशन क्या होता है? देखिए, एक मिसाइल प्रणाली और एक ड्रोन, अगर इनको आप कंबाइन करके कुछ बना दें तो उसको लॉइटर म्यूनिशन आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और ड्रोन का एक मिश्रण है, उसी को कहा जाता है लॉइटर मिशन। कुछ इस तरह का ये होता है। देखिए ये यहाँ पर दिखाया गया वॉरहेड लगा होता है, ठीक है, ये पेलोड है। एवियोनिक मॉड्यूल यहाँ पर है, बैटरीज यहाँ लगी होती है, प्रोपल्शन कंट्रोल सरफेस ये होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी है, बस आपके सामने एक पिक्चर है कि देखिए ड्रोन तरह की ये संरचना है, इसमें मिसाइल सिस्टम लगा होता है ताकि ये जो है टैंक वगैरह पर अटैक कर सके। इतना आप समझ गए। अब देखिए, एक बार दागे जाने के बाद अगर आपने एक बार इसको शूट कर दिया तो ये एक्टिव मोड में कुछ समय के लिए हवा में ही रह सकता है, और हवा में रहते हुए जब इसको बाद में अपना टारगेट दिखाई देता है तो ये उस पर अटैक कर देता है। ठीक है, तो यहीं पे बताया हुआ है कि अगर एक बार दाग दिया जाता है तो निर्दिष्ट क्षेत्र में कुछ समय के लिए हवा में रह सकता है, और जब इसको कोई लक्ष्य दिखता है तो जो इसका विस्फोटक पेलोड है उसको देखिए लक्ष्य को नष्ट करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए हमारा बियॉन्ड विजुअल, मान लीजिए बहुत ऊंची जगह है, वहाँ पर आपको किसी को टारगेट करना है, आपने इसको शूट कर दिया, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज में जाकर वहाँ पर हवा में कुछ देर रहेगा। इसमें कैमरास लगे होते हैं,
जिसकी सहायता से आप इसको देखकर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अभी ये काफ़ी देर तक हवा में है, तभी क्या होता है कुछ ऊंचाई पर इसको जो है अपना अटैक, अपना टारगेट जो है दिखाई देता है, तो तुरंत ही उस पर जो है अटैक कर देता है। ठीक है, अगर बात करें तो जो लॉइटर म्यूनिशन है, जो कि ड्रोन और मिसाइल का कॉम्बिनेशन है, उसमें कैमरा होता है और इस कैमरे के उपयोग से ही जो ऑपरेटर है वो क्षेत्र को देखने के लिए और अपने टारगेट को चुनने के लिए यूज जो है करता है। अगर बात की जाए कि इस काम सिस्टम का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, तो देखिए 2021 का जो अर्मीनिया अजरबैजान संघर्ष था वहां पर ये किया गया था। और जो अजरबैजान की सेना थी उन्होंने इजराइल का सिस्टम यूज करके जो अर्मेनिया का रडार सिस्टम था, टैंक थे, इन सबको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा देखिए ये भी न्यूज़ आ रही है कि जो रशिया है वो भी यूक्रेन पर वो जो आक्रमण कर रहा है उसमें अपना इस कॉम सिस्टम का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन जो है यूज़ कर रहा है। अब देखिए ये जो सिस्टम है अगर बहुत अधिक ऊंचाई पर यूज़ करना हो, बियॉन्ड विजुअल रेंज में यूज़ करना हो तो सूटेबल है, कैमरा के द्वारा ऑपरेटर देख सकता है। इसके अलावा जो हमारा पश्चिमी भाग है भारत का, डेजर्ट वाला जो एरिया है, वहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक वेरिएट करता है, तो उस टेम्परेचर में ये काम कर सकता है। इसके अलावा जो नॉर्थ वाला रीजन है हमारा, ऊंचाई पर जाकर वहाँ पर -15 डिग्री सेल्सियस से लेकर कुछ 40 के आसपास तक टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पर देखिए यूज़ हो सकता है। इसके अलावा जो टैंक वगैरह होती हैं उस पर इसका काफ़ी बेनिफिट रहता है, क्योंकि ये ऊपर से अटैक करता है नीचे, और ये थोड़ी देर हवा में रह भी सकता है। अगर जो है दुश्मन छुप गया है तो वेट कर सकता है और उसके बाहर निकलने पर अटैक कर सकता है। लेकिन टैंक वगैरह क्या होती हैं, ऊपर की तरफ से थोड़ी वल्नरेबल होती है, उन पर अटैक किया जा सकता है। तो बेसिकली काफ़ी काम की चीज़ है और सेना इसको शामिल करने के बारे में सोच रही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सबका विकास महाक्विज। ये जो है ये आपके भी काम का है, क्योंकि इस महाक्विज में आप भी पार्टिसिपेट कर प्राइज जीत सकते हैं। देखिए सुशासन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, गुड गवर्नेंस के बारे में नागरिकों को जानकारी देने के लिए सबका विकास महाक्विज जो है शुरू की गई है। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये एक पार्ट है। इसमें 1000 जो है विनर्स रहेंगे और हर किसी को हर हफ्ते 2000 रुपये जो है मिलेंगे। प्ले द क्विज, देखिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो क्विज ओपन हो जाएगी। अब देखिए किसने शुरू किया है, जो माई गवर्नमेंट है उन्होंने इसकी श्रृंखला की है। इसे मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था और हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये 1 साल तक एक्टिव रहने वाला है। ठीक है, क्या लिखा गया है, 1 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट है और 14 इसमें एपिसोड है। होस्ट किसने किया है, quiz.mygovernment.in पर होस्ट किया जा रहा है। हर हफ्ते कितने टॉप के 1000 विजेताओं की घोषणा की जाएगी। हर विजेता को 2000 रुपये मिलेंगे। 20 प्रश्न होंगे, 700 सेकंड में उत्तर देना होगा। कोई भी प्रतिभागी केवल एक बार भाग ले पाएगा और 52 सप्ताह के अंत में जो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लोग होंगे उनको बम्पर पुरस्कारों की घोषणा भी की जाएगी। तो अगर आप इस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप जो है प्राइज भी जीत सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ड्रोनियर DO-228 विमान, है ना। तो देखिए जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने मेड इन इंडिया भारत के बने हुए इस ड्रोनियर DO-228 विमान की पहली उड़ान को क्या है, हरी झंडी दिखाई है। ये क्या है, एक मल्टीपर्पज़ विमान है, बहुउद्देश्य विमान है, मेड इन इंडिया है और इसीलिए इसको हिंदुस्तान विमान के नाम भी जो है दिया गया है। यानी कि इसको अगर हिंदुस्तान विमान क्वेश्चन में पूछ लिया जाए या फिर ड्रोनियर DO-228 आ जाए, दोनों की एक ही बात है। सामने आप पिक्चर इसकी देख सकते हैं। देखिए जो हॉल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके द्वारा इसको जो है निर्मित किया गया है और हाल ही में इस विमान ने डिब्रूगढ़ असम, जिसकी लोकेशन हमने देखी थी, और अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट के लिए पहले व्यवसायिक कमर्शियल उड़ान जो है भरी है। ये क्या है, 17 सीटर वाला गैर दबाव वाला एक विमान है। दिन और रात में देखिए संचालन कर सकता है, शॉर्ट टेक ऑफ कर सकता है, लैंडिंग कर सकता है और जो आप कह सकते हैं रनवे है जो कि अभी अधूरा ही तैयार हुआ है, पूरा कंप्लीट भी नहीं है, ये वहां से लैंड भी कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेड इन इंडिया है। उसके बाद देखिए मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम, ये देखिए न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, अभी कर्नाटक ने ये फैसला किया है कि स्कूली बच्चों को इस मिड डे मील स्कीम के तहत वो जो है अंडा भी उपलब्ध कराएंगे।
ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की सोर्स है। 1925 में जो मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी उसने स्टूडेंट को मील स्कीम देके लॉन्च की थी। उसके बाद 1995 में आप देखेंगे तो करीब 2408 ब्लॉक्स जो है इस नेशनल फूड ग्रेन प्रोग्राम के तहत कवर किए गए। फिर 1997-98 में सारे ब्लॉक्स कवर किए गए। 2004 में शुरू किया गया कि प्राइमरी स्कूल में पका हुआ खाना जो है हम प्रदान करेंगे। उसके बाद 2008-9 में जो बच्चे कक्षा 8 तक थे उनको इंक्लूड करके सभी जो भी गवर्नमेंट की सहायता प्राप्त स्कूल या मदरसा हैं उसमें मिड डे स्कीम जो है फुल फ्लेज लॉन्च कर दी गई। तो ये कोई नया प्रोग्राम नहीं था जो 2008 में गवर्नमेंट लेकर आई थी। देखिए 1925 में ही मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस तरह के एक प्रोग्राम को चलाया था, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मिड डे मील की बात करें तो ये दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा क्या है स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है। कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल के जो नामांकित छात्र होते हैं उनको शामिल किया जाता है। आयु वर्ग कितना है 6 से 14 साल और कितने बच्चे शामिल हैं लगभग 11.80 बच्चे जो हैं करोड़ बच्चे जो हैं इसमें शामिल है। मूल उद्देश्य क्या है कि बच्चों की इनरोलमेंट बढ़े। देखिए बच्चों को बाहर काम करना पड़ता है ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, लेकिन अगर बच्चों को खाना मिल जाएगा तो कम से कम वो स्कूल में आएंगे तो बच्चों की इनरोलमेंट बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए शिक्षा मंत्रालय जो है इस योजना का नोडल मंत्रालय है। अब हम देखिए इसके बारे में और समझ लेते हैं कि जो व्यय भार का आवंटन हो रहा है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में कितना है 60 और 40 के अनुपात में है। पूर्वोत्तर के राज्य जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के साथ 90-10 के अनुपात में जो है साझा किया गया है। मतलब 90 केंद्र सरकार वहन करेगी, 10 जो है राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है, अगर बात की जाए कि जो केंद्र सरकार विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर देखिए लागत का पूरा 100% केंद्र सरकार ही वहन करेगी। 2021 में इसका नाम चेंज हुआ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। और नाम क्या रखते हैं पीएम पोषण शक्ति निर्माण या फिर पीएम पोषण कर दिया गया। तो अगर आपसे सेम स्टेटमेंट पीएम पोषण के नाम से पूछ ली जाए तो ध्यान रखिएगा ये मिड डे मील स्कीम है उसका ही नाम है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लचीला और स्थिरता ट्रस्ट। इसको देखिए बोलते हैं रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट RST। इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में कहीं दिया नहीं था तो हमने जो IMF की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इसके बारे में पढ़ा। देखिए IMF ने ये कहा है को कोविड-19 की वजह से जो देशों की अर्थव्यवस्था छोटी है यानी कि जो देश थोड़े छोटे हैं जो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुए हैं वो देखिए बड़ा परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक नए ट्रस्ट का निर्माण किया जा रहा है जिसको RST कहते हैं और इसके माध्यम से जो IMF का SDR कोटा है उसके तहत जो पैसा है उसको चैनल किया जाएगा। चैनल कैसे किया जाएगा? जो डेवलप्ड कंट्रीज है जो फाइनेंशियली अच्छा कर रही है उनकी तरफ से उन कंट्रीज की तरफ जो फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रही हैं। तो अब आपको पता चलना चाहिए कि अगर RST के बारे में पूछ लिया जाए तो एक तो IMF के द्वारा स्टार्ट किया गया है, दूसरा क्या किया गया ये SDR को चैनल करने के लिए किया गया है डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ। इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं कि महामारी के बाद जो विश्व अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए IMF ने $650 अरब का SDR देखिए आवंटित किया है। इसके अलावा SDR को फिर से चैनलाइज करने के लिए एक नए ट्रस्ट की स्थापना का जो है प्रस्ताव आया है ताकि कमजोर निम्न और मध्यम आय वाले जो देश हैं उनके विकास के लिए SDR का अधिक प्रभावी जो है उपयोग किया जा सके। ठीक है, क्या करेगा जलवायु परिवर्तन से निपटना, साथ में जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां उनको बेहतर करने में भी मदद मिलेगी। अब हम देखते हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक। देखिए ये क्या है विश्व का ट्री सिटी टैग। लास्ट टाइम प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था। देखिए एक छोटी सी न्यूज़ होती है जो हमें लगता है कि कितनी ही इंपॉर्टेंट होगी, बट इसी तरह की न्यूज़ से UPSC में क्वेश्चंस बन जाते हैं और हमें लगता है यार पढ़ा तो था लेकिन भूल गए, इसलिए हर एक न्यूज़ को ध्यान से पढ़िए। देखते हैं, देखिए जो संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन है यानी कि FAO है, उसने आर्बर डे फाउंडेशन के साथ मिलकर क्या किया है
हैदराबाद और मुंबई को संयुक्त रूप से 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जो है मान्यता दी है। लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न जो है बनते हैं। अब देखिए, पहली बार है जो मुंबई ने इस लिस्ट में अपना नाम बनाया है, लेकिन हैदराबाद को लगातार दूसरे साल जो है स्थान दिया गया है, और पहली बार जब ये न्यूज़ में था तब प्रश्न इससे पूछा गया था। ठीक है, तो दो भारतीय शहर, क्योंकि उनमें हरियाली और शहरी पेड़ों की संख्या अच्छी खासी है, उन्होंने प्रतिबद्धता जो है व्यक्त की है, इस कारण इनको जो है मान्यता मिली है। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ऑर्बर डे फाउंडेशन आपको पता होना चाहिए, और जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये पता होना चाहिए। हैदराबाद और मुंबई को ये टैग मिला है, ये पता होना चाहिए। और हैदराबाद को दूसरी बार मिला है, मुंबई को फर्स्ट टाइम मिला है, ये पता होना चाहिए। दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर हमारा ये डेली करंट अफेयर इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों की भी मदद हो और मेरी टीम को भी काम करने के लिए एक मोटिवेशन मिले, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।